हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें पिछला लेक्चर में हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एक्सिस और डाइपोल एक्सिस, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था F E इक्वल टू 2pk बाई आर क्यूब। जब भी क्वेश्चंस पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल अक्ष पर या डाइपोल अक्ष पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसके लिए ही फॉर्मूला है 2pk बाई आर क्यूब। इस फॉर्मूला से यह स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल एक्सिस पर जो है वो डिस्टेंस में आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हम रिलेशन सीखे थे, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये कंडीशन लागू होता था पॉइंट चार्ज के लिए और ये लागू होता है डाइपोल के लिए। यानी कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है तो उसके एक्सियल एक्सिस पर, डाइपोल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस फॉर्म में आता है, आर क्यूब के फॉर्म में आता है। और जबकि पॉइंट चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आर स्क्वायर के फॉर्म में आता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन पर। अब हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल एक्सिस, यानी कि अब सेक्शन बी हम लोग करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एक्सिस नहीं, अब होगा इक्वेटोरियल एक्सिस। यहाँ हेडिंग रहेगा इक्वेटोरियल एक्सिस। देखिएगा, इक्वेटोरियल एक्सिस विषुवतीय अक्ष, विषुवतीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अब ये भी डेरिवेशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कैसे इसको हम डिराइव करेंगे आप देखो। मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉइंट कंसीडर करेंगे ए बी, यहाँ का चार्ज है Q, यहाँ भी चार्ज है Q। इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन को डाइपोल एक्सिस कहते हैं, और इसकी बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कंसीडर करेंगे 2L, और इसके मिड पॉइंट को हम लोग O मानते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है जिसको हम O बोलेंगे, मध्य बिंदु इसको बोलते हैं। और इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इसी का नाम होता है इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल एक्सिस, विषुवतीय अक्ष। इसी एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट हो गया P, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस R है। ठीक, O से इस P की डिस्टेंस R है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज लिखते हैं कि जहाँ OP इक्वल टू R और AB इक्वल टू 2L, O इज अ मिड पॉइंट, इसलिए OA और OB का वैल्यू L होगा। तो आप देखो, तो A से पॉइंट हो गया, यहाँ से इस पर, इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और ये इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो आप देखो, ए ने पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर शो करेगा,
तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है या लिखेंगे ई ए, और इस निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ लिखेंगे ई बी। क्योंकि अब आप ध्यान से देखो कि ये एंगल अगर हम कंसीडर कर ले थीटा, तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस अगर मान लें, ये एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, ये भी एंगल आपका थीटा होगा, दोनों ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम इस दोनों का कंपोनेंट निकालते हैं और उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसका अगर कंपोनेंट तोड़ो तो इस डायरेक्शन में आएगा आपका ई ए कॉस थीटा, थोड़ा सा वेक्टर का यूज है यहाँ, और इस डायरेक्शन का एक कंपोनेंट आएगा इसका ई ए साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। उसी प्रकार ई बी का अगर आप कंपोनेंट तो ई बी का इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ई बी साइन थीटा। अब इस पॉइंट P पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहा है। पहला y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर है ई ए साइन थीटा और नीचे है ई बी साइन थीटा। फिर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या पाओगे कि ई ए और ई बी दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब पॉइंट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर दोनों के कारण सेम होगी। कारण आप ध्यान से मैग्नीट्यूड को देखो, यहाँ भी चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखिए L है, ये भी डिस्टेंस L है, ये L है, ये R है, तो ये A से P की डिस्टेंस कितनी होगी, तो A से P की डिस्टेंस रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। उसी तरह B से P की डिस्टेंस कितनी होगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। मतलब B से P की डिस्टेंस और A से P की डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, 100% सेम होगा। आपको हम देखिए यहाँ फाइंड आउट करके दिखाते हैं। अगर आप यहाँ ई ए निकालोगे, एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पर क्या होता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर की वैल्यू आप कितना लिखो, तो आर की वैल्यू आप लिखोगे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन अभी हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे के क्यू बाई रूट हट जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देखो ई ए का वैल्यू इतना आ गया। उसी प्रकार अगर आप ई बी का वैल्यू निकालोगे, देखो आपको ई बी का वैल्यू क्या आएगा, ई बी की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज तो उतना ही है, लिखेंगे के क्यू बाई आर के जगह पर बी पी लिखेंगे, तो बी पी की वैल्यू कितनी है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी आप सोल्व करो तो आएगा के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, हमने बोला भी था कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही आएगा। और भी बातें यहाँ समझ में आ रही है क्या, कि ये और ई भी दोनों बराबर हो गया, नीचे भी साइन थीटा ऊपर भी साइन थीटा। इसका मतलब हो गया कि वाई डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड के लिए हम देखें कि वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो ऊपर तरफ है कितना, तो ऊपर तरफ हो गया आपका ई ए साइन थीटा, इसको लिख देंगे जे कैप प्लस, नीचे कितना है ई बी साइन थीटा माइनस जे कैप। पर दूसरी बात ये कि ई ए और ई बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू इक्वल है जो ई के बराबर है। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पर ई लिख सकते हैं, तो ई साइन थीटा जे कैप प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ ई साइन थीटा जे कैप। आप रिजल्ट देखोगे तो जीरो आएगा।
मतलब कहने का वाई डायरेक्शन के एलॉन्ग इस दोनों चार्ज के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, और ये एक्स डायरेक्शन में जो इफेक्ट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा। तो आप देखो कि इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही ओर है, इसलिए ये दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे। अगर बोले आपसे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में नहीं होगा। तो एक्स डायरेक्शन में इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आइए हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। देखिए कि अगर हम एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हम करें तो हम क्या लिखेंगे, EB cos थीटा, EB cos थीटा I कैप प्लस EA cos थीटा I कैप। अभी कुछ देर पहले हम लोग EA और EB को दोनों को इक्वल हम लोग माने थे। माने क्या थे, आया था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2E cos थीटा I कैप, 2E cos थीटा I कैप। और 2E cos थीटा I कैप में यहाँ E की वैल्यू हम निकाले थे KQ बाई RL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा I कैप। थोड़ा सा और सोचें, देखिए तो 2KQ बाई, ये देखिए तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है इंटू, और cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए तो cos थीटा का वैल्यू b बाई h होता है। इस थीटा के सामने का p होगा तो b हो जाएगा l, तो लिखेंगे l बाई h हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने का साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं l बाई अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर I कैप। अब आप देखो ध्यान से इसे, अब क्या करना है, इसको हम लोग अरेंज करते हैं। देखिए अरेंज करके कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल का साइन देंगे KQ इंटू 12, इस 2 को इस L के साथ हमने लिखा, डिवाइडेड बाय, इसको नीचे वाला को सोल्व करेंगे तो आएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 3/2 I कैप। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, अगर R L से बहुत बड़ा हो उस कंडीशन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लगभग हम R स्क्वायर लिखते हैं। तो इस इक्वेशन में जहां आपको दिख रहा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसके जगह पर सिर्फ आपको R स्क्वायर रखना है। तो यहाँ अगर हम रखते हैं KQ 2L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के जगह पर सिर्फ R स्क्वायर, इसके पावर में होगा 3/2 यहाँ I कैप। और इक्वेशन को और थोड़ा आप ध्यान से देखो, यहाँ आपको एक और टर्म दिख रहा है Q इंटू 12, और Q इंटू 12 को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, अर्थात इसको हम P लिखते हैं। P इक्वल टू Q इंटू 12 होता है, डिवाइडेड बाय इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बाय जाएगा RQ यहाँ I कैप। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इक्वेटोरियल एक्सिस पर, कितना निकला, तो KP बाई RQ। थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखोगे आप तो ऐसे लिख सकते हो PK बाई RQ I कैप। मतलब कहने का आप ध्यान से इसको देखो और पिछले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, तो आप पाओगे क्या कि इक्वेटोरियल पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका 2 गुना एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अर्थात कि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछे कि इक्वेटोरियल एक्सिस और डाइपोल एक्सिस पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताएं, तो देखो आप हम लोग ये सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस
एक्सियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी 2pk/r³। अक्षीय अक्ष पर का विद्युत क्षेत्र का मान है ये। और इक्वेटोरियल एक्सिस पर जो आया वो क्या आया, सिर्फ आया pk/r³। आप ही बताओ क्या इसका दोगुना है कि नहीं है? हम लिख सकते हैं कि E एक्सिस एक्सियल डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2/1। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 2:1। तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए क्योंकि यह डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं दोनों मिलाकर। कौन कौन? इक्वेटोरियल एक्सिस पर का भी और एक्सियल एक्सिस पर का भी। इसलिए आप ध्यान से इसको लिखिएगा और बार बार समझने का इसका प्रयास कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको मिलेगा। फिर आगे इसको हम लोग चलते हैं और देखते हैं और क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर देखिए फिर क्या है, अब कुछ लोग पूछते हैं क्या कि आप तो 2 पॉइंट पर हमको निकालना सिखा दिए, इक्वेटोरियल एक्सिस पर है ना और एक्सियल एक्सिस पर। अक्षीय अक्ष पर कहीं भी पूछेगा तो निकाल लेंगे, फिर विषुवतीय अक्ष पर कहीं भी पूछेगा वो भी निकाल लेंगे। लेकिन कुछ इस प्रकार का कंडीशन हमसे हमारे सामने अगर हो तो हम क्या करेंगे? कैसा सिचुएशन? देखो अगर मान लो कि कुछ है, आपको इसका डेरिवेशन नहीं ध्यान रखना है पर फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। आप डिराइव कर भी सकते हो, पहले इसको देख लो कि सिचुएशन है क्या एक्चुअली। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ चार्ज कैपिटल Q मान लेते हैं, यहाँ इसको पॉइंट को B माने हैं, इसको A माने हैं, चार्ज यहाँ Q है और इसकी बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम कंसीडर किए 12, मेंशन किए हैं 12। ये इसका मिड पॉइंट है O इज अ मिड पॉइंट। तो कहेगा कि यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। इस पॉइंट P पर का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सिर्फ इसी सिचुएशन के या इसी कंडीशंस के पर ये फॉर्मूला आपको अप्लाई होगा। EP इज इक्वल टू लिखेंगे pk/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये थीटा का वैल्यू आप ध्यान से देखो, थीटा का वैल्यू चेंज करोगे इलेक्ट्रिक का वैल्यू चेंज करेगा। देखिए कैसे, या सोचिए ये कुछ इस तरह से है। थीटा का वैल्यू अगर आप 0 करते हो तो ये पॉइंट, जैसे कि पॉइंट अगर नीचे आएगा थीटा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, ऐसे में ऐसा आएगा कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आने का मतलब कि थीटा 0 हो गया और थीटा 0 का मतलब कि ये पॉइंट P जो है वो आ गया एक्सियल एक्सिस पर। एक्सियल एक्सिस पर आ गया तो देखिए यहाँ पुट करके 0 पुट करके देखिए तो यहाँ अगर आप 0 रखते हैं तो cos स्क्वायर 0 और cos 0 का मान 1 होता है तो 3 × 1 स्क्वायर प्लस 1 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 2 आएगा। देखिए 2pk/r³ आ गया। मतलब ये फॉर्मूला हर कंडीशन को फॉलो करेगा आपका। ये बोलना क्या चाह रहा है, देखिए अगर आप थीटा को 0 डिग्री करते हो, करके देखो थीटा आप 0 डिग्री मानते हो और इसमें पुट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा pk/r³। अब यहाँ आप रखिए √3 cos स्क्वायर 0 डिग्री अब प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए pk/r³, ये 3 × 1 हो जाएगा अब प्लस 1, ये 3 4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ pk/r³ × 2 तो हो जाएगा ये 2pk/r³। आप देखो ध्यान से कि ये फॉर्मूला हम लोग आया हुआ था कहाँ, तो एक्सियल एक्सिस का।
अब कहोगे डाइपोल इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल एक्सिस यही होता है आपका, ऐसे मतलब ये एंगल कितना 90 डिग्री, तो आप थीटा 90 डिग्री करके देखो, थीटा 90 डिग्री करके देखो, देखो क्या आ रहा है। जब थीटा के वैल्यू आप 90 वहां पुट करोगे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, फार्मूला में तो है pk बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1। अब इसे आप सोल्व करके देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ पर सोल्व करते हैं तो आएगा pk बाई आर क्यूब, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये मेरा पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम क्या, तो pk बाई आर क्यूब। तो कुछ इस तरह से आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आया है और ये भी आया है। तो ये कंडीशन है एक्सियल एक्सिस का, और ये है आपका इक्वेटोरियल विषुवतीय अक्ष पर। तो ये फार्मूला दोनों के लिए वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है, तो आपको ध्यान में इसे रखना है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप सोल्व कर सकते हो। फिर अगला टॉपिक आता है आपका बहुत ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। देखिए यह एक हाइपोथेटिकल लाइंस होता है, काल्पनिक रेखा होता है, जिसका उपयोग हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए, निरूपित करने के लिए करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। जिस तरह से आप सोचो कि कहीं आप जा रहे हो, अगर एरो इधर बना है तो आप समझ जाओ कि आपको इधर जाना है, कुछ देर चलने के बाद एरो अगर इधर मिला तो आप इधर निकलोगे, मतलब एरो के साइन जिधर जिधर आपको मिलता है आप उधर उधर जाते हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको ओम क्लासेस में आना है, तो ओम क्लासेस लेकर ऐसे एरो दिया गया है तो आप इस डायरेक्शन में जाइएगा, फिर ओम क्लासेस लेकर इस डायरेक्शन में एरो दिया गया था, इस डायरेक्शन में जाइएगा। लेकिन जैसे जैसे वो दिया गया है एरो का साइन, वैसे जैसे आप मूव करोगे, अर्थात वो एरो क्या दिखा रहा है, वो तीर का चिन्ह क्या दिखा रहा है, वो आपको लाइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो तरह का होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हिंदी में समरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं या एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को असमान विद्युत क्षेत्र रेखाएं या असमरूप विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इस दोनों के बारे में हम सीखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। तो देखिए अगर लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, कुछ इस तरह से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इस तरह से पैरेलल हो और इस दोनों लाइनों के बीच की दूरी, यहाँ एल है तो अगर यहाँ भी एल है, अगर यहाँ भी एल है, तो हर जगह अगर सेम हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसकी पहचानने का और क्या खास बात है, इसके पहचान करने का, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो। जैसे कि मान लीजिए हम नेमिंग कर देते हैं P Q R S T U V, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट S, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट T, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट U, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट V।
प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, ये हमेशा बराबर होता है। यही इसकी पहचान है। फिर क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि एक दूसरे के पैरेलल हो, लेकिन इसका बीच का डिस्टेंस कुछ इस प्रकार हो, कभी ज्यादा कभी कम, मतलब असमान हो। समान देखिए, पैरेलल तो है लेकिन इसके बीच की डिस्टेंसेस एक समान नहीं है, इक्वल नहीं है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए, यहाँ एक मान लीजिए पॉइंट, मान लीजिए P है, यहाँ पॉइंट Q है, यहाँ पॉइंट R है। क्या इस तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा? नहीं होगा। P पर, Q पर और R पर, इस तीनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर नहीं होगा। एक और तरीका, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है, कुछ इस तरह से कर्व है, वक्र है, तो ये कौन सा लाइंस होगा? देखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए सेम है लेकिन कर्व है, तो ये कौन सा फील्ड लाइंस होंगे? तो ये होंगे नॉन यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशंस है जो ये आपको दिख रहा है, ये दोनों आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, आप समझ जाइएगा कि जिधर जा रहा है उधर नेगेटिव है और जिधर से जा रहा है उधर पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहला प्रॉपर्टीज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुणों को लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को लिखें। तो पहला तो प्रॉपर्टीज आपको याद ही हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, पहला। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टीज, जैसे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करता है, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है और नेगेटिव चार्ज की ओर आते हुए प्रतीत होता है, इस तरह से। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से एलिमिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है, आप ऐसा इसको बोल सकते हो। इसका तीसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर सिंगल चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां तक जाएगा? तो इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक हमने यहाँ चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से और चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, हाँ, कहां तक जाएगा? तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अर्थात तो इसका नेगेटिव चार्ज कहाँ रखा गया होगा? तो मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर रखा गया होगा। ये इसका तीसरा प्रॉपर्टीज है। चौथा प्रॉपर्टीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप बनाता है, खुला लूप बनाता है, बंद लूप नहीं बनाता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी बंद लूप नहीं बनाता है, ये खुला लूप बनाता है। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, संरक्षित प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस संरक्षित प्रकृति का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसलिए बंद लूप नहीं बनाता है, ओपन लूप बनाता है। ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, जैसे कि मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा सतत लूप बनाता है। सतत मतलब लगातार ऐसे चलता है, ऐसा नहीं है यहाँ से यहाँ तक चला फिर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक चला फिर ऐसे चलता है। ब्रेक होते हुए नहीं चलता, ये कंटिन्यूअसली चलता है, मूव करता है, यानी कंटिन्यूअस कर्व बनाता है, कंटिन्यूअस ये ब्रेक नहीं करता। तीसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, प्रतिच्छेदित नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर वो काटेगा, जिस पॉइंट पर वो प्रतिच्छेदित करेगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे? देखिए,
सबसे इसको समझने के लिए, इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आप एक छोटा सा यहाँ कंसेप्ट समझें कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे दिया जाए मतलब कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल गया और इसकी डायरेक्शन ऐसे दे दी गई। फिर हमसे पूछा गया कि इस पॉइंट P पर, फिर इस पॉइंट Q पर, फिर इस पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही, आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक यहाँ टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। आपको यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यहाँ भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यहाँ भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, यहाँ भी हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद इस टेंजेंट लाइन के अनुदिश अलोंग एक एरो ऐसे ड्रॉ करेंगे इसके डायरेक्शन में। यहाँ भी एरो ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी एरो ऐसे ड्रॉ करेंगे। यही एरो का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ Q था और यहाँ R है, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इधर क्यों नहीं लेंगे? इसलिए इधर नहीं लिया जाता है क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला लाइन फॉलो करेगा। ठीक, इस तरह से बहुत सारा। तो उसी प्रकार हमने बोला आपको कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेगी, देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एक दूसरे को काट रही है किस पॉइंट पर? तो पॉइंट यहाँ देखिए पॉइंट P मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट हो गया। ये पॉइंट इस पर भी उपस्थित है और इस पर भी उपस्थित है। मतलब अगर इस लाइन के अनुसार इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो इधर दिखाना पड़ेगा, और इस पॉइंट पर अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाएं तो इधर दिखाना पड़ेगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट तो एक ही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इतने सारे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। जैसे क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक मेटल है, कोई धातु है, कोई कंडक्टर है, उस पर प्लस चार्ज है, उस पर प्लस चार्ज है। तो यहाँ से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। तो हाँ, यहाँ देखिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो यहाँ से जो कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। याद रहे, कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। इसको आपको याद रखना है। दूसरी बात ये कि अगर कंडक्टर कुछ इस तरह से है, एस्फीयर है, स्फेरिकल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, देखिए इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेगा और ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, यहाँ से भी तो निकलेगा। तो हाँ देखिए इस तरह से निकलेगा। इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है कि वो लाइन उस सरफेस पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंबवत बनाती है हमेशा। यानी कि फिर क्वेश्चन उठता है क्या इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा? तो नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करता है। इस प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना होगा। यानी कुल मिला के देखिए आपके पास कितने प्रॉपर्टीज हो गए। पहला प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की होती है। दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंगल चार्ज के लिए इन्फिनिटी तक जाता है या इन्फिनिटी से आते हुए प्रतीत होता है। अगर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज दिए हैं तो ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा है उसकी ओर। फिर थर्ड हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो तो उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग सीखे कि कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है उसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को बेस मानकर हम लोग आगे सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये देखिए जो फ्लक्स शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज का है। अब फ्लक्स का सिंपल मीनिंग फ्लो होता है, बहाव होता है, प्रवाह होता है, यानी कि फ्लक्स मतलब होता है फ्लो करना। तो आप देखिए यहाँ हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इस नाम से स्पष्ट है कि किसी न किसी चीज का फ्लो होता होगा, प्रवाह होता होगा, बहाव होता होगा। जैसे देखिए पानी का बहाव होता है, पानी फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, उसको बोलेंगे वाटर फ्लक्स, है ना। तो उसी प्रकार करंट फ्लो करता है, उसको बोलेंगे करंट फ्लक्स। चार्ज फ्लो करता है, उसको बोलेंगे चार्ज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस उसी से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ कुछ समझने का टेक्निक अलग है। कैसे? तो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि बहुत सारे एरो, तीर जिसको आप कहते हो, एरो हमारे तरफ आ रहा है, बहुत सारा एरो हमारे तरफ आ रहा है ना। और हमने क्या किया कि हम इस तरह से हो गए, है ना, इधर से बहुत सारे एरो आ रहा है, हम ऐसे हो गए। तो जो एरो लगेगा वो इस पोर्शन पर बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन वही मेरी डायरेक्शन अगर ऐसे हो जाए तो एरो का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और पूरा बॉडी को पेनिट्रेट कर देगा। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ जो एरो है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मेरे पास आ रहा है, हम ऐसे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम पास कर रहा था, लेकिन जब हम इस तरह से हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा पास कर रहा है, मतलब मेरे पास फ्लक्स ज़्यादा हो गया। पता हमारे सरफेस से, हमारे बॉडी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा पास करेगा तो बोलेंगे कि हमारे पास, हमारे सरफेस के पास फ्लक्स ज़्यादा है। अगर उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम पास कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रहा है मतलब उसके पास फ्लक्स है, अगर पास नहीं कर रहा है तो उसके पास फ्लक्स नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस सतह से गुजर रही है तो उसके पास विद्युत फ्लक्स होगी, अगर उस सतह से नहीं गुजर रही है तो विद्युत फ्लक्स नहीं होगी। अब आप समझो कि ये आपका एक सरफेस है, ये देखिए सरफेस हो गया, इधर से बहुत सारा एरो आया, बहुत सारा, हम ऐसे इसको कर दिया, ये जो दे रहा है थिकनेस जो है ना बहुत कम है, मान लीजिए बहुत कम है, इधर से एरो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहा है, तो ऐसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फील्ड इससे पास करेगा, इसके पास फ्लक्स होगा। लेकिन ऐसे कर देंगे तो क्या इस सरफेस के पास फ्लक्स होगा? तो नहीं। कारण क्या है इसका? क्योंकि इस सरफेस से एक भी फील्ड लाइन, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पास फ्लक्स नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी के पास होगा जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गुजरेगा, और जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं गुजरता है उसके पास फ्लक्स नहीं होता है। अब थोड़ा सा इसको हम समझने का और प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, अब इसको आप समझो। मान लीजिए कि एक सरफेस है, अगर आपका सरफेस हो गया है ना, इस डायरेक्शन से आपके तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहा है इधर, ठीक है। हमने क्या किया, जिस पहले ऐसे हम रखे थे, जैसे देखा कि इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आया, हम इसको इस तरह से कर दिया। अब बताइए क्या इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास किया? इस सरफेस, ये वाला सरफेस हम ऐसे किए तो क्या इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास किया? तो नहीं। तो क्या इस सरफेस के पास फ्लक्स होगा? तो नहीं होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ ही रहा है, अब हम क्या किए कि इससे इसी सरफेस को हम इस तरह से बढ़ाए, मतलब इस तरह से रोटेट किए, ऐसे घुमाए। अब बताइए क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा? इस तरह से बिल्कुल करेगा। जैसे ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ इस तरह से अगर होगा, देखिए एरिया इसका बढ़ रहा है, देखिए तो अब क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा। अर्थात कि जब इस डायरेक्शन में था, हॉरिजॉन्टल था, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं था इसके पास। जब इसको हम ओरिएंट किए, घुमाए, रोटेट किए, तब इसके पास फ्लक्स होना शुरू हो गया, मतलब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करना शुरू हो गया, मतलब इसके पास फ्लक्स आ गया।
तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, सरफेस के घुमाव पर डिपेंड करता है, यानी एंगल पर डिपेंड करता है, रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंगल पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम क्या किए कि पहला सरफेस जो था ऐसे रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा था, सरफेस इतना छोटा रखे थे, मान लीजिए इसे 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। अब हम क्या किए, सरफेस इस बोर्ड के बराबर कर दिए। अब बताइए क्या उससे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा कि ज्यादा पास करेगा? तो ऑफ कोर्स इससे जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा था इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास करेगा। मतलब इसके पास फ्लक्स ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? इस सरफेस के कंपैरिजन में। तो बोल क्या समझे कि एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पर भी डिपेंड करता है। दो पॉइंट यहां समझे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंगल पर डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के एरिया पर डिपेंड करता है। और तीसरी बात देखिए यहां क्या होती है कि मान लीजिए कि सरफेस एरिया हमने कांस्टेंट रखा, इतना एरिया है, पहले 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया, उसके बाद 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया, इससे पहले 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया और फिर इससे 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया। क्या दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा? तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास कर रहा है तो उस कंडीशन में फ्लक्स का मान कम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू ज्यादा इससे पास करेगा तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब कहने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना ज्यादा पास कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड करता है। और एक बात हम आपको बता दें कि जिस सरफेस से जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उस सरफेस के पास उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। यानी कि अब यहाँ तीन बातें हमको समझ में आ रही है क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस फर्स्ट, second is electric flux is depends on the area of the surface, and third is electric flux is directly proportional to number of electric field lines passing through the surface or electric field। ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, विद्युत फ्लक्स सतह के घुमाव पर निर्भर करता है, और विद्युत फ्लक्स सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर या विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। यानी कि तीन बातों पर निर्भर करता है। तो फाइनली अगर देखें तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टर्म है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which is passing through any surface। अगर किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है मतलब उसके पास फ्लक्स है। ठीक, अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हो, देखो इसको कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे द डॉट प्रोडक्ट, इसको कैसे कहता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर is called electric flux। मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये मैथमेटिकली है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं फ्लक्स को हम लोग सिंबल होता है, संकेत होता है फाई, फाई से इसको डिनोट करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई डॉट ए। अब तो एरिया को लिखा गया है वेक्टर का साइन, अर्थात एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये ध्यान रखें। एरिया जो होता है वो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एरिया वेक्टर कैसे होता है देख लीजिए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर कैसे होता है। अब देखो कि ये एक सरफेस है,
आयताकार रेक्टेंगुलर सरफेस है। देखिए लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, इसके पास एरिया कुछ ना कुछ हो। तो इस सरफेस की एरिया की डायरेक्शन किधर होगा? तो इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर किधर है? आपके तरफ, बाहर, हमारे तरफ भी हो सकता है, दोनों। क्यों? क्योंकि ओपन सरफेस है, खुला हुआ सरफेस है। तो ओपन सरफेस हो चाहे क्लोज सरफेस हो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कैसे? आप देखो, आप ध्यान से, इसी आपको जहां बैठे हो कमरा में उसमें देख लो, चारों ओर से क्लोज है, नीचे से ऊपर से अगल बगल चारों तरफ से क्लोज है। अब देखो जब एरिया वेक्टर की बात कही जाएगी तो ये जो इस सामने वाला जो आप देख रहे हो, सामने वाला जो वाल है, अगर इस सरफेस की हम बात करें तो इस सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगा? तो हमने बोला कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के लंबवत होता है और बाहर की तरफ होता है। तो सरफेस का लंबवत तो इधर भी है आपके तरफ, ये अगर लेते हो, ये परपेंडिकुलर लंबवत, ये डायरेक्शन लेते हो, ये तो अंदर हो जाएगा, तो इसको आपको नहीं लेना है। इसके बाहर मतलब कि उस साइड, बाहर मतलब इसके पीछे हो जाएगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अगर इधर दीवार है तो इधर होगा एरिया वेक्टर डायरेक्शन, इसके बाहर हो जाएगा। इधर अगर वाल है तो इस डायरेक्शन में उसके बाहर हो जाएगा। ये क्लोज के लिए हो गया। ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये आपका एक सरफेस है, देखो। तो अगर इस साइड वाला लेफ्ट का ये वाल है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर होगा। ये छत है आपका ऊपर वाला, इसका एरिया डायरेक्शन ऊपर होगा। ये देखिए राइट वाला, मतलब इस साइड वाला ये वाल को शो कर रहा है, इधर का एरिया डायरेक्शन इधर हो। अरे नीचे वाला सरफेस है जिस पर हम खड़े हैं, नीचे वाला सरफेस, ये नीचे होगा इसका सरफेस, बाहर मतलब नीचे हो, अंदर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है? सरफेस क्लोज हो या ओपन हो, दोनों कंडीशन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होता है। ये हमें याद रखना होगा कि सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी है ही, एरी वेक्टर है, लेकिन जब ये दोनों वेक्टर है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेक्टर होना चाहिए, नहीं होता है। कारण देखिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये जो फ्लक्स है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ये जो फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। दूसरी बात, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? वोल्ट इनटू मीटर, दोनों होता है। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इनटू मीटर, आप इसको याद रख सकते हो। तो क्या क्या सीखे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, एरिया पे सरफेस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। हाँ, एंगल पर यहाँ आया तो एंगल पर डिपेंड कैसे करता है? देखो आप, ई डॉट ए है, इसको लिख सकते हैं हम क्या? ये cos थीटा। याद करो, आप वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर पढ़े थे हम लोग, तो ए डॉट बी को ए बी cos थीटा लिखते थे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखते थे ए बी cos थीटा। और ये जो थीटा था ए और बी के बीच का एंगल था। उसी तरह ये जो थीटा है वो ई और ए का बीच का एंगल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल को, बीच के कोण क्या है? थीटा है। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सतह सदिश के बीच के कोण क्या लिया गया है? यहाँ थीटा लिया गया है। थीटा का मान बदलोगे, फ्लक्स का मान बदलेगा। एरिया का मान बदलोगे, फ्लक्स का मान बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बदलोगे, फ्लक्स का मान बदलेगा। मतलब कह सकते हैं क्या कि फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एरिया पर और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इन तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि सरफेस बहुत ही स्मॉल हो, छोटा हो, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं? यानी कि स्मॉल सरफेस के लिए, छोटा सतह के लिए फ्लक्स को निकालने का क्या तरीका है? अर्थात अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरिएबल हो, आपके पास जो ये फॉर्मूला आया फाई ई
इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। लेकिन जब ये कंडीशन ऐसे आए, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा या वेरी करेगा। तो इस कंडीशंस को आपको दोनों फॉर्मूला, ये होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं और दोनों फॉर्मूला का एप्लीकेशंस हम लोग सीखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल है कि एक सरफेस हो गया आपका, इसे मान लीजिए कि एक सरफेस है, आयताकार सरफेस है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई मान लीजिए ये 2 मीटर है और ये जो हो गया 4 मीटर हो गया, कुछ इस तरह से। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। तो बोल रहा है बताइए इस सरफेस के पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? तो सोच के देखो, फ्लक्स की फार्मूला क्या होता है? तो ई ए कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू तो आपको 10 है, ए का वैल्यू निकाल सकते हो, लंबाई में चौड़ाई 4 दूना 8। अब बच गया कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से इसको देखो, ये सरफेस कैसे रखा गया है? इस तरह से सरफेस रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। तो दोनों के बीच के एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। यहाँ थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? 0 डिग्री। 10 गुणे 8 गुणे cos ऑफ 0 डिग्री, बोले तो 80 क्या वोल्ट इंटू मीटर। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 कब होता है? जैसे मान लो कि कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 है, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो सकता है। तो देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मान लीजिए कि अगर फ्लक्स 0 है, जैसे मान लीजिए अगर फ्लक्स 0 हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहें कि जब फ्लक्स 0 होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो 100% फ्लक्स का मान 0 होगा। सेकंड पॉइंट देखिए कि फ्लक्स 0 होने के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब हो गया क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। और तीसरा, तो एरिया वेक्टर, एरिया का वैल्यू 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है। 90 डिग्री होगा तभी फ्लक्स 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तभी फ्लक्स 0 होगा, एरिया 0 होगा तभी फ्लक्स 0 होगा। यानी कि फ्लक्स 0 होने के ये 3 कंडीशंस हैं। अब ऐसा नहीं सोचना है कि फ्लक्स 0 होगा तो तीनों 0 होगा, ऐसा कदापि नहीं सोचना है। अब देखो एक और पॉइंट, अगर मान लो कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, कुछ इस तरह से, जैसे फ्लक्स फाई इक्वल टू आया ई ए कॉस थीटा। यहाँ 2 बातें हो सकता है, थीटा 0 डिग्री हो सकता है, और थीटा 0 का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों दूसरे का पैरेलल, और दूसरा हो सकता है थीटा 180 डिग्री भी हो सकता है। 180 होने का मतलब क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो एरिया इसके अपोजिट में होगा। इस तरह से पॉसिबल है। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई ए, जो कि मैक्सिमम होता है। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ई ए, जो कि मिनिमम होता है, क्योंकि cos 180 का मान -1 होता है। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और मिनिमम फ्लक्स कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू माइनस ये होता है और मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू ई ए होता है। क्लियर है? तो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़े, फिर अगला लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।